नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट कर लेंगे दिल्ली सल्तनत। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कम टाइम में आप अच्छी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है, इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है, आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा यूट्यूब पे। तो ठीक है, फ्री में यूट्यूब पे बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो देखिए बच्चों, गुलाम वंश से शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश है ना। पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश में इन सभी शासकों के बारे में आपने पढ़ना है। हालांकि सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, इनमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण में आपने देखा, अरब आक्रमण के बाद जब तुर्की आक्रमण हुआ, तो तुर्की आक्रमण में महमूद गजनवी पढ़ा आपने। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी पढ़ा। तो मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी बच्चों। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से शुरू होता है, जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, और 1526 ईस्वी तक चलता है, जब बाबर ये आता है, इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को मार दिया। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान होता है। और इसके बाद 1526 ईस्वी के बाद बाबर ने जो मुगल साम्राज्य था वो स्थापित कर दिया था। ठीक। और इस दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश आपको पढ़ने हैं बच्चों। पहला गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320। ये छोटा सा है, इसमें 3 शासकों के बारे में मात्र पढ़ना है आपको। इसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ठीक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गुलाम वंश ही आपका सबसे बड़ा है, और तुगलक वंश, ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो गुलाम वंश, तुगलक, जो खिलजी वंश है, तुगलक वंश, सैयद वंश, ये सभी तुर्की थे, तुर्की मुसलमान थे। जबकि लोदी वाले जो थे ना, लोदी वंश के, ये अफगानी थे, ये अफगान के थे। अब गुलाम वंश की शुरुआत करते हैं बच्चों। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। इसको निशापुर में, जो बाजार है, ईरान में एक बाजार है निशापुर, वहाँ पर गुलामों को बेचा खरीदा जाता था, वहाँ पर इसको बेचा गया था। ठीक है। और खरीदा किसने था इसको? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसको खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? निशापुर बाजार से, ईरान के निशापुर बाजार से इसको खरीदा था। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया, क्योंकि एक बार गुलाम को खरीद के फिर लोग, थोड़ा सा फ़ायदा मिलता था, बेच देते थे। पहले ये धंधे चलते थे कि मतलब हाँ, गुलामों को खरीदना और बेचना। ठीक है, बोलियां लगती थी। तो मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया था। ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको आमीर आखूर, मतलब जो घोड़ों का सरदार था, घोड़े जो संभालते थे, तो घोड़ों का सरदार के पद पर इसको नियुक्त किया हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक को। एक बार ख्वारिज्म साम्राज्य के शासक सुल्तान शाह ने ऐबक को बंदी भी बना लिया था। यहाँ पर देख रहे हैं मोहम्मद गोरी का साम्राज्य है, और यहाँ पर ख्वारिज्म साम्राज्य। एक दिन ये बॉर्डर पर घोड़े पे घूम रहा था, तो इसको पकड़ लिया गया था। ख्वारिज्म साम्राज्य के शासक सुल्तान शाह के द्वारा पकड़ लिया गया था, लेकिन मोहम्मद गोरी गया था और इसको छुड़ा लाया था। ये आपकी जानकारी के लिए, महत्वपूर्ण नहीं एग्जाम के लिए, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी थी, मुझे लगा बता दूं आपको। तराइन का युद्ध देखा था बच्चों आपने? सुना था ना, 1191 ईस्वी में और 92 ईस्वी में 2 बार हुआ था। उन युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी गोरी का साथ दिया था। चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में, जो जयचंद के साथ हुआ था, और तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था मोहम्मद गोरी का। तो चंदावर के युद्ध में भी ऐबक ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। ठीक है। और इसके अलावा 1197 में
गुजरात के अहिलवाड़ा पर हमला किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वहाँ के राजा भीमद्वितीय, भीम सेकंड, सोलंकी वंश के राजा भीम सेकंड, जिनको मूलराज के नाम से भी जाना जाता है, उनको हरा दिया था। और 1203 में कालिंजर का किला, मध्य प्रदेश में एक किला पड़ता है, कालिंजर के किले पर अधिकार कर लिया था। कालिंजर के किले पर अधिकार कर लिया था। मैप में देख रहे हैं, ये है साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये साम्राज्य है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इतना बाद में ये बड़ा साम्राज्य जो होगा आगे चलकर इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर, बलबन के टाइम पीरियड पर ये बढ़ता रहेगा साम्राज्य। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो नाम है, इसके नाम का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, इस नाम का मीनिंग होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है बच्चों, वो 25 जून 1206 ईस्वी में हो गया था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई उसके बाद 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाया। आगे चलकर इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बदलकर दिल्ली कर लिया था, तब वास्तविक रूप से ये दिल्ली सल्तनत कहलाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड पर इसकी राजधानी जो थी ना, वो लाहौर ही थी, याद रखिएगा। इसके अलावा 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था, जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र भेजा था। मतलब इसका मतलब ये था कि हाँ भैया, आपको दास जो है, दास, हमारे दास होने से मुक्ति दी जाती है, अब आप स्वतंत्र हो। ठीक है। और इसको सुल्तान की उपाधि दी। लेकिन याद रखिए, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि ये अपने आप को दास ही समझता था। इसने अपने आप को उपाधि दी थी मलिक या सिपहसलार, मतलब एक तरीके से किसी टीम का लीडर, मतलब किसी टीम के अधीन काम करने वाला एक अधिकारी। ठीक है। सिपहसलार है मतलब किसी राजा के अधीन काम करने वाला कोई अधिकारी। इसने अपने आप को मलिक या सिपहसलार की उपाधि दी थी, कभी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की। ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। बहुत दान करता था, लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श। सोना भी दान कर दिया करता था, तो इसलिए पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मस्जिद बनवाई। दिल्ली के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। तो कुव्वत उल इस्लाम ये पहली मस्जिद थी भारत के अंदर जो दिल्ली में बनी थी, और बनवाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ये है कुव्वत उल इस्लाम। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया गया था बच्चों, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। हालांकि ये जो पहले था ना, एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, लेकिन उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो विसल देव ने किया था। एक चौहान राजा थे विसल देव, उनका नाम एक और है विग्रहराज चतुर्थ चौहान या विसल देव, इन्होंने बनवाया था। इसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये 60 घंटे में, कहते हैं कि 60 घंटे में इसका निर्माण हो गया था, लगभग 2.5 दिन में इसका निर्माण हो गया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। इसके अलावा कुतुब मीनार आप जानते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी इसी ने शुरू करवाया था, ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी ने शुरू करवाया था, लेकिन इसके टाइम पीरियड पर कंप्लीट नहीं हुई थी। और 1210 ईस्वी में पोलो खेल रहा था, ये चौगान खेल रहा था, घोड़े के ऊपर से जो एक वो रॉड ली जाती है और बॉल को ग्राउंड में मारा जाता है ऐसे, तो वो खेल रहा था, पोलो खेल रहा था। वही खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन वो दुर्बल शासक होता है, इसीलिए इल्तुतमिश उससे गद्दी छीन लेता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो इल्तुतमिश उस समय बदायूं का सूबेदार हुआ करता है।
और इल्तुतमिश ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। जब इसको पता लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है तो तुरंत आता है और गद्दी संभाल लेता है। तो अब पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका राज्य रहता है। इसका पूरा नाम था मलिक शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम मलिक शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका था। ये गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक। और ये बदायूं का सूबेदार था जब ऐबक की मृत्यु हुई। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दी थी। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब आप इल्तुतमिश नाम लेंगे। अगर दिल्ली सल्तनत का संस्थापक पूछा जाएगा केवल, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप बताएंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान यही था, क्योंकि इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। उसने मलिक अथवा सिपहसलार की ही उपाधि ग्रहण की थी। तो सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला सुल्तान कौन था दिल्ली का? तो वो इल्तुतमिश ही था बच्चों। इसको सुल्तान की उपाधि किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने दी थी 1229 ईस्वी में। और उस समय बगदाद के खलीफा कौन थे? अल मुंतसिर बिल्लाह उस समय बगदाद के खलीफा थे। राजधानी को परिवर्तित किया लाहौर से दिल्ली। अब देखिए, जब गद्दी पर बैठा बच्चों इल्तुतमिश, तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को हटाकर गद्दी पर बैठा, और ये पहले सूबेदार हुआ करता था और ये गद्दी पर बैठ गया। किसी से बात पच ही नहीं रही थी। और उस समय ये कहते हैं ना कि वो डायलॉग है कि ये अपने सिर पे कांटों का ताज लेकर बैठा हुआ था। तो कांटों का ताज लेकर ये राजगद्दी पर बैठा। इसके टाइम पीरियड पर बहुत चुनौतियां थी। यलदोज की चुनौती, यलदोज का डर। यलदोज का नाम आपने सुना होगा। कुबाचा का डर, मुल्तान के कुबाचा का डर। इसके अलावा चंगेज खां का डर। उस समय चंगेज खां बहुत तेजी से पैर पसार रहा था। बंगाल में दिक्कत थी, जो लोकल राजा थे, लोकल सूबेदार थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और कुछ हिंदू शासक थे उत्तर भारत में, वो भी परेशान कर रहे थे। यलदोज कुबाचा का नाम आपने सुना होगा। ये देख लीजिए मैप में, मैं आपको दिखाता हूँ। मोहम्मद गोरी के दास जब मैंने आपको बताए थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा ताजुद्दीन यलदोज जो गजनी में बैठा हुआ है। और मुल्तान में कौन है? कुबाचा। तो वही है अभी तक, देख लीजिए। गजनी में यलदोज है यहाँ पर, और कुबाचा कहाँ पे है? मुल्तान में। और यहाँ पे अली मर्दान खां, ये पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन एक सूबेदार हुआ करता था जो बंगाल संभाल रहा है। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठता है, तो ये अली मर्दान खान अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ऐसे ही गजनी और कुबाचा ये भी भड़क जाते हैं कि भैया अब तो हमारा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो गुलाम था, हम भी गुलाम थे। अब वो हटा तो हमारा अधिकार होना चाहिए ना, आप कैसे बैठ गए हो? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड भी ये परेशान करते। यलदोजा और कुबाचा कुतुबुद्दीन ऐबक को भी परेशान करते, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके साथ अपना पारिवारिक संबंध बना रखा था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने यलदोज की बहन के साथ शादी कर ली थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा के साथ करवा दी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड तक तो ये कुछ नहीं बोले, आराम से रहे। जो ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, तो ये चुनौती बन जाते हैं इल्तुतमिश के लिए। अब देखते हैं एक एक करके किस प्रकार से चुनौतियों को ख़त्म किया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले गजनी के यलदोज का डर। ये गजनी का यलदोज शासक है, गजनी का। अब होता ये है बच्चों, यहाँ कुबाचा है। होता ये है, कहानी बताता हूँ आपको, कि कुबाचा जो है वो लाहौर पर आक्रमण करता है और लाहौर को अपने अधिकार में ले लेता है। कुबाचा ने लाहौर जीत लिया। अभी कुबाचा ने क्या किया? लाहौर जीत लिया। और उसी समय कुछ समय बाद
यहाँ पे ख्वारिज्म शाह का राज है। ख्वारिज्म साम्राज्य है और उसका शासक है ख्वारिज्म शाह। उसने गजनी पर अटैक कर दिया, अर्थात किसके ऊपर अटैक कर दिया? यलदोजा पे अटैक कर दिया। तो यलदोजा के ऊपर कोई चारा नहीं बचा भागने का, भाग कर आया वो लाहौर वाले इलाके में। तो उसने क्या किया, जो कुबाचा ने लाहौर जीता हुआ था वो छीन लिया। किसने? यलदोजा ने। यलदोजा ने लाहौर छीन लिया और आसपास वाले क्षेत्र को जीतकर रहने लग गया। उसके बाद इसने अपना पूरा मन बना लिया कि अब मैं भारत भी जीतूंगा, भारत भी जीतूंगा। और इसने मैसेज भिजवाया किसको? इल्तुतमिश को, तुम आत्मसमर्पण कर दो भैया, क्योंकि असली हकदार तो हम हैं। लेकिन इल्तुतमिश ने उनकी एक भी ना सुनी, नहीं कर रहा था। और इधर जो यलदोज था वो चिट्ठियां भेज रहा था और उपहार भेज रहा था। उस समय क्या हुआ करता था, जो भी साम्राज्य का शासक होता था वो अपने अधीन काम कर रहे जो सूबेदार हैं उनके यहाँ गिफ्ट भेजा करता था। और वही कॉपी कर रहा है ये यलदोजा। ये भी दिल्ली में बैठे हुए सुल्तान इल्तुतमिश को अपना गिफ्ट भेज रहा है, कि मतलब ये जता रहा है कि भैया मेन शासक जो है वो तो यलदोजा है और इल्तुतमिश यलदोजा के अधीन काम कर रहा है और दिल्ली संभाल रहा है। तो मतलब इसने ये जताने का प्रयास किया कि इल्तुतमिश उसका प्रतिनिधि है। एक बार पानी सर से ऊपर उठ गया तब जब इसने दिल्ली पर आक्रमण करने को सोचा। दिल्ली पर आक्रमण करने का सोचा तो रास्ते में लड़ाई हुई दोनों के बीच में तराइन नामक जगह पर, और ये तराइन का तीसरा युद्ध था 1216 ईस्वी में। हालांकि 1215 के आखिरी में शुरुआत होती है इस युद्ध की और जनवरी 1216 में समाप्त होती है। इसलिए कई पुस्तकों में आपको 1215, कई पुस्तकों में 1216 लिखा होगा। तराइन में दो युद्ध पहले ही हो चुके हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 91 और 92 में। और ये 1216 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध होता है यलदोजा और इल्तुतमिश के बीच में। इसमें यलदोजा को हरा दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो ये समाप्त हो गया डर यलदोजा का। यलदोजा को जो डर था वो समाप्त हो गया, यलदोजा का काम तमाम कर दिया। उसके बाद उसी टाइम चंगेज खां अपने पैर पसार रहा था। चंगेज खां ने एक साम्राज्य की, मंगोल साम्राज्य की स्थापना की और 1220 ईस्वी के आसपास उसका साम्राज्य देख लीजिए कितना बढ़ गया। चंगेज खां बहुत खतरनाक उस समय था। इसको लोग कहते थे खुदा का कहर। इतना खतरनाक था ये, इतना खतरनाक था कि इसी ने मंगोल वंश की स्थापना की थी और इतना बड़ा साम्राज्य जीतता हुआ चला जा रहा था। जिस भी किसी को कहता था कि भैया तुम मेरे अधीन हो, वो डर के मारे इसके अधीन हो जाया करता था। ठीक है, अब गजनी पर अभी फिलहाल देखिए किसका राज है। यहाँ गजनी है, गजनी पर किसका राज है? गजनी पर अभी राज है जलालुद्दीन मंगबरनी का। आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, जो ख्वारिज्म शाह था उसने यलदोजा पर अटैक किया था और गजनी लूट लिया था। तो ख्वारिज्म शाह का ही बेटा है ये जलालुद्दीन मंगबरनी, ख्वारिज्म साम्राज्य ही है। तो ख्वारिज्म साम्राज्य यहाँ तक फैल गया था ना, और वहाँ का शासक है अभी जलालुद्दीन मंगबरनी। तो चंगेज खान ने क्या किया? चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी के यहाँ अपना दूत भेजा और बोला, ए व्यक्ति, ए राजा, तू मेरी जो है ना अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। यही सुनते ही इतना गुस्से में आ गया जलालुद्दीन मंगबरनी, उसने अपनी तलवार निकाली, उस राजदूत का गला काट दिया। इतिहासकार बताते हैं कि वो जो राजदूत था वो और कोई नहीं, चंगेज खां का ही भाई था। चंगेज खां को यह खबर मिलती है तो चंगेज खां आक्रमण करना शुरू कर देता है। उसके बाद जलालुद्दीन मंगबरनी डर के मारे मैसेज भिजवाता है इंडिया में इल्तुतमिश को कि चलिए हम लोग मिलकर जो मंगोल शासक है चंगेज खां, इसको समाप्त कर देते हैं। तो चंगेज खां भी मैसेज भिजवाता है इल्तुतमिश को कि अगर तुमने जलालुद्दीन मंगबरनी का साथ दिया तो मैं तुम्हारा भी साम्राज्य छीन लूँगा। तो इसीलिए इल्तुतमिश ने ये समझदारी दिखाई,
उसने जलालुद्दीन मंगबरनी को मैसेज भेजा कि भैया आप यहाँ मत आइए, मैं आपका साथ भी नहीं दे सकता हूँ, यहाँ का ये अभी जलवायु जो है वो आपके रहने लायक नहीं है, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसने दिमाग लगाया इल्तुतमिश ने, क्योंकि इसके पास इतनी बड़ी पहले से चुनौतियां थी और चुनौतियां सिर पे नहीं लेना चाहता था, इसलिए इसने समझदारी से काम लिया। उसका चंगेज खान ने इल्तुतमिश को आक्रमण की सॉरी चंगेज खान ने आक्रमण किया। किसके ऊपर आक्रमण किया? जलालुद्दीन मंगबरनी पर आक्रमण किया और जलालुद्दीन मंगबरनी का साम्राज्य छीन लिया और उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और ये युद्ध कहाँ हुआ था बच्चों? युद्ध ये सिंध नदी के किनारे युद्ध हुआ था, इसलिए बैटल ऑफ इंडस इसे कहा जाता है, चंगेज खां और मंगबरनी के बीच में। तो उसके बाद चंगेज खां जो है ना आगे नहीं बढ़ता, वहीं से जीतकर वापस चला जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार से चंगेज खां की जो चुनौती थी वो भी सामना कर लिया इल्तुतमिश ने, चंगेज खां का जो डर था वो भी समाप्त हो गया। 1227 ईस्वी के आसपास चंगेज खां की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश सांस में सांस लेता है कि हाँ भैया शुक्र है चंगेज खां ने मेरे ऊपर आक्रमण नहीं किया, नहीं तो मुझे कोई नहीं बचा सकता था। उसके बाद कुबाचा का डर, कुबाचा ने बहुत परेशान किया, कुबाचा की ओर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया इल्तुतमिश ने। क्यों? क्योंकि उस समय आप जान रहे हैं कि मेन तो डर था वो क्या कहते हैं चंगेज खां का, इसी कारण से ध्यान नहीं दिया। एक बार हरा दिया था 1217 ईस्वी में, कुबाचा को मंसूरा स्थान पर हराया था इल्तुतमिश ने। ये मंसूरा कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो 1217 से लगभग 10 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेन तो डर मंगोल का था। ठीक है, चंगेज खां का डर था। तो 1227-28 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा के ऊपर हमला किया, उसको हराया और बोला कि आप जो है ना सरेंडर कर दो, आप सरेंडर कर दो, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन ऐसा नहीं किया कुबाचा ने और इसने आत्महत्या कर ली, सिंधु नदी में कूदकर 1228 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। उसके बाद बंगाल समस्या, बंगाल में अली मर्दान खां जो था ये सूबेदार हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड पर, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित यहाँ कर दिया था। ठीक है, और लेकिन 1212 ईस्वी में अली मर्दान खां की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? गयासुद्दीन इवाज शाह, इवाज शाह के द्वारा हत्या कर दी जाती है और इवाज शाह गयासुद्दीन की उपाधि ग्रहण करता है और बंगाल अपने अधिकार में कर लेता है। तो 1212 के बाद 1225 में इल्तुतमिश बंगाल में ध्यान देता है और यहाँ पर अभियान छेड़ता है। इतने दिन तक इसीलिए नहीं उसने छुआ क्योंकि मेन वो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में भिड़ा हुआ था, वहाँ पे उसकी सांस अटकी हुई थी। जो चंगेज खां था उसके आक्रमण का डर था, इसलिए 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल के विरुद्ध अभियान भेजा और उसके बाद 1227 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजा और लखनौती पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल के विरुद्ध अभियान जो छेड़ा था उसमें जीत हासिल कर ली थी, लेकिन जब वो वापस आया तो यहाँ पे जो इवाज शाह था उसने अपने आप को फिर स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसी कारण से 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद को बंगाल अभियान पर भेजा। लखनौती जो है ये इवाज शाह की राजधानी हुआ करती थी, ये बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर है के पास है। और नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया? लखनौती पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1229 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। नसरुद्दीन महमूद ये इल्तुतमिश का बेटा होता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश अपने बेटे के लिए एक बहुत फेमस मकबरा बनाता है, आगे मैं भी बात करूँगा। इसके बाद बच्चों मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का ये बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल को अपने अधीन में कर लिया, इख्तियारुद्दीन बल्का को हटाकर, और वहाँ पर अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया मलिक अलाउद्दीन। ठीक है, मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना
सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया इल्तुतमिश ने। ठीक, तो ये थी पूरी कहानी। उसके बाद 1226 ईस्वी में रणथंबोर जीता था इल्तुतमिश ने। राजस्थान में ये जो किला जीतना था ना, बहुत मुश्किल था। इतनी पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था, इसको जीत लिया था तो ये बहुत बहादुरी का काम किया था इसने। इसके बाद 1227 ईस्वी में मंदसौर को इसने जीत लिया। 1232 ईस्वी में ग्वालियर जीत लिया मंगलदेव को हराकर। उसके अलावा भारत का पहला मकबरा इसने बनवाया अपने बेटे की याद में, सुल्तानगढ़ी मकबरा, जहाँ पर इसके बेटे नसरुद्दीन को दबाया गया, मतलब दफन किया गया। तो सुल्तानगढ़ी मकबरा ये है, सुल्तानगढ़ी मकबरा ये भारत का पहला मकबरा था, इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। इसके अलावा भारत में सबसे पहले अरबी सिक्कों की जो शुरुआत है वो इल्तुतमिश के द्वारा हुई है। इसी ने चांदी के टके और तांबे के जीतल जो है वो बनवाए। तांबे का टका इसने चलवाया, तांबे का जीतल इसने बनवाया। सिक्के एक प्रकार के थे। ठीक है, भारत में सिक्कों पर टकसाल नाम लिखवाने का आरंभ, जो शुरुआत है, परंपरा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। टकसाल मतलब जहाँ पर सिक्के छपते हैं, तो सिक्कों पर टकसाल का जो नाम है वो छपवाने ये शुरुआत है इल्तुतमिश के द्वारा ही होती है। ठीक है, 40 लोगों का एक समूह था, जो 40 तुर्क सरदार थे। ये एक दल गठित किया जाता है जिसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता है। तो ये इल्तुतमिश ने ही बनाया था, जो राजा को सुल्तान की सहायता के लिए बनाया गया था। तो आगे चलकर बलबन पढ़ेंगे जब ना, बलबन ने इन 40 योग्य तुर्क सरदारों का जो सिस्टम है समाप्त कर दिया था। तो ये शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदारों का एक दल गठित करवाया था, जिसे चालीसा या चहलगानी कहा जाता था। और महल के सामने इसने अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेर की मूर्ति स्थापित की थी, और उन शेरों की मूर्ति के गले में घंटियां लगी हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन का कार्य पूरा करवाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है बच्चों। कब हो जाती है? 1236 ईस्वी में। इसका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। और ऐबक का मकबरा कहाँ पे था? लाहौर में था। सबका मकबरा पूछा जाएगा, सब ये याद कर लीजिएगा, साथ साथ याद करते जाइएगा। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बाद बच्चों आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का जो है पुत्र था। मैं आपको बता दूं, इल्तुतमिश की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम शाह तुर्कान है, एक का नाम तुर्कान खातून है। शाह तुर्कान का ही बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन ये बहुत ही दुर्बल था, बहुत दुर्बल था। 1236 में गद्दी पर बैठा था, बहुत दुर्बल था। इसी कारण से इससे गद्दी जो है वो छीन ली जाती है। कुछ महीनों बाद इससे गद्दी छीन ली जाती है और सुल्ताना बन जाती है रज़िया सुल्ताना। तो रज़िया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की ही पुत्री थी, लेकिन इसकी माता तुर्कान खातून थी। तो इतिहास में ये पहली मुस्लिम महिला भारत में जो शासिका बनती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला जो सुल्ताना बनी थी, याद रखिएगा, रज़िया सुल्ताना। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की ही बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो 1236 से लेकर बच्चों 1240 तक ये सुल्ताना रहती है। 10 नवंबर 1236 को इसका राज्याभिषेक होता है। उपाधि इसने क्या ग्रहण की थी? उम्दत उल निस्वा की उपाधि ग्रहण की थी। रज़िया सुल्ताना ने उम्दत उल निस्वा की उपाधि ग्रहण की थी। याद हो जाएगा ना? चलिए शाबाश। और पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी बच्चों, पुरुषों की तरह कपड़े पहनती थी ये। कूबा और कूल्हा जो पुरुष पहनते थे कमर के नीचे और कमर ऊपर, वो वैसे कपड़े ये पहनती थी। इसका वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी था। इसके वजीर का नाम निजामुल मुल्क जुनैदी था, याद रखिए। इसके टाइम पीरियड पर इसको जब ये आई तो उस समय मुल्तान का जो इक्तेदार था कबीर खां अयाज था, या सूबेदार जो था कबीर खां अयाज था,
बदायूं का सूबेदार मलिक इजाउद्दीन मोहम्मद सलारी था और लाहौर का मलिक अलाउद्दीन जानी था। लेकिन ये आई, इसने सब कुछ उलटफेर कर दिया। इसने बड़े बड़े पोस्टों पर अपने जो विश्वासी लोग थे वो लगाए। क्यों? क्योंकि ये महिला थी। उस समय ऐसी सभ्यता नहीं थी कि लोग एक्सेप्ट कर पाते कि हाँ महिला हमारी शासिका बनेगी। तो इस कारण से इसने जो बड़े बड़े उच्च पद थे वो अपनों को दिए ताकि कोई विरोध ना कर पाए। तो इसने बदल दिया। जैसे लाहौर का जो इक्तेदार है वो कबीर खां अयाज को बना दिया। बदायूं का इक्तेदार ये मलिक इख्तियारुद्दीन को बना दिया। ठीक है। और बठिंडा का इक्तेदार मलिक अल्तुनिया को बना दिया इसने। और इसका जो वजीर था वो ख्वाजा मुहाजुबुद्दीन था इसका जो था। ठीक है। जो विद्रोह कर रहे थे उनको हटा दिया और अपने विश्वास पात्रों को अपने ऊंचे पदों पर बैठाया। इक्तेदार का मतलब, इक्ता का मतलब जमीन का मालिक, वो क्षेत्र पूरा का मालिक वो होगा। इक्तेदार, वो जो भी इक्तेदार है वो उसका मालिक होगा। वही टैक्स वसूल के, जो कर वर वसूल के मेन सुल्तान तक पहुंचाता था। ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, याकूत का नाम गैर तुर्की ये था, ये तुर्की नहीं था, ये अफ्रीकी मुसलमान था जलालुद्दीन याकूत। इसको इसने आमीर आखूर बनाया। कहते हैं कि इसका प्रेम हो गया था इसको याकूत से। आमीर आखूर बनाया इसको। आमीर आखूर का मतलब है कि घोड़ों का सरदार, मतलब जो अस्तबल थे, घोड़े जहाँ पे थे उनका मेन हेड बना दिया, उस विभाग को संभालने वाला हेड। ठीक है। बठिंडा का जो इक्तेदार है मलिक अल्तुनिया, उसने विद्रोह कर दिया था। उसने विद्रोह कर दिया और याकूत खां की हत्या कर दी और रज़िया को बंदी बना लिया गया। लेकिन जिसने रज़िया को बंदी बनाया उसने ऑफ़र रखा कि रज़िया क्या मेरे से शादी करोगी? तो रज़िया बेगम ने अल्तुनिया के साथ विवाह भी कर लिया। अल्तुनिया के साथ विवाह कर लिया और इसको जेल से निकाल दिया गया। और ये वापस जा रहे थे दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में ही रज़िया की हत्या कर दी गई। रास्ते में कैथल के पास रज़िया की हत्या कर दी गई। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई। अब इसके बाद सुल्तान बनता है बहराम शाह। 1240 से 1242 तक रहता है। इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रख सकते हैं कि 1240 में गद्दी पर बैठा, 1242 में इसकी हत्या कर दी गई। तुर्क अमीरों के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तुर्क अमीर समझ रहे क्या है? उस समय जैसे आज सरकार में IAS अधिकारी, PCS अधिकारी है ना, उस समय वहाँ जो सुल्तान थे तो सुल्तान के अधीन जो भी अधिकारी थे वो अमीर हुआ करते थे, उनको अमीर कहते थे। तो उस समय इनका बहुत वर्चस्व था। वो किंग मेकर का काम करते थे, जिसको चाहे उसको पद से हटा सकते थे, जिसको चाहे पद ला सकते थे पद पे। ठीक है। तो बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। 1242 से 1246 तक रहता है। और ये बेटा किसका था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। इसके टाइम पीरियड पर बलबन को आमीर हाजिब का पद मिला, जो मुख्य दरबारी अधिकारी होते थे उसका पद मिला। ठीक। और बलबन ने मसूद शाह को पद से हटा दिया बच्चों, और किसको बना दिया? नसरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया। नसरुद्दीन महमूद को शासक बना दिया। और नसरुद्दीन महमूद की माता का नाम मल्लिकाए जहाँ था। ठीक है। और मिन्हाज उस सिराज इसका दरबारी कवि था। मिन्हाज उस सिराज की एक रचना है तबकाते नासिरी, बहुत महत्वपूर्ण इसकी ये रचना है। मिन्हाज उस सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी। नसरुद्दीन नाम मात्र का ही सुल्तान था बच्चों। ठीक है। जो वास्तविक सत्ता थी वो चालिसा के हाथों में थी, और नायब कौन था उस समय? बलबन। इन्हीं के हाथों में वास्तविक सत्ता थी। और ये चालिसा आप जानते हैं 40 तुर्क अमीरों का एक गुट था जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इन्हीं के हाथ में वास्तविक सत्ता थी और ये नाम का ही एक सुल्तान था। ठीक। इसको जल्दी ही बलबन ने अपना दामाद बना लिया, अपनी बेटी का विवाह इससे करवा दिया था।
और बलबन को इसने उलुग खां की उपाधि दी थी और इसकी मृत्यु हो जाती है 18 फरवरी 1266 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु के बाद इसका जो ससुर था बलबन वो गद्दी पर बैठता है। अब ये इसके बारे में आप याद रखिए, सब कुछ ये महत्वपूर्ण है। तो आपको बलबन के बारे में याद करना है, रज़िया के बारे में याद करना है, इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, 1266 से 1287 तक ये शासक रहता है। इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। बचपन में इसको मंगोल उठाकर ले गए थे लेकिन किसी तरीके से बच गया था और गजनी के अंदर इसको बेच दिया गया। इसको ख़रीदा किसने था? ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसको ख़रीदा था और दिल्ली में आकर इल्तुतमिश ने इसको ख़रीद लिया। तो इल्तुतमिश का ये ग़ुलाम था। लगभग 1232 ईस्वी के बाद है इल्तुतमिश ने इसको ख़रीदा था। शुरुआत में तो बहुत छोटे पद पर था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर ये बहुत छोटे पद पर था बलबन। तो इसने अपना विकास धीरे धीरे इतना तगड़ा विकास किया कि ये सुल्तान बन गया। शुरुआत में ये वाटर कैरियर था, मतलब जो लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं, तो उनमें जो सिपाहियों को पानी पिलाने का काम करते हैं वो ये हुआ करता था। उसके बाद इसको खासदार पद मिल गया और फिर तुर्क जो 40 का ग्रुप था उसमें भी ये शामिल हो गया था बाद में। रज़िया सुल्ताना के टाइम पर पीरियड पर आमिर शिकार का पद इसको मिला। बहराम शाह के टाइम पीरियड पर आमिर आखुर का इसको पोस्ट मिली और मसूद शाह के टाइम पीरियड पर अमीर हाजिब हुआ। धीरे धीरे इसका विकास होता गया। नसरुद्दीन के समय ये नायब बन गया था और नसरुद्दीन के बाद खुद सुल्तान ही बन गया ये। ठीक है, 1266 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है बच्चों। और महत्वपूर्ण बिंदु, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। रक्त और लौह की नीति, ब्लड आयरन पॉलिसी, अपने विद्रोहियों का विनाश करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई इसने। ठीक है, बहुत कड़ी नीति अपनाई अपने विद्रोहियों का विनाश करने के लिए। इसके टाइम पीरियड पर इसने 40 दल को समाप्त कर दिया। 40 लोगों का जो ग्रुप था उसमें ये भी शामिल हुआ करता था। उनकी ये स्टेटस समझता था, उनके बारे में समझता था कि भैया ये किसी भी सुल्तान को सही से काम नहीं करने देते, इसलिए इस पोस्ट को ही इसने समाप्त कर दिया, इस ग्रुप को ही इसने समाप्त कर दिया। फारसी त्यौहार नौरोज, इसको भारत में प्रारंभ करने वाला गयासुद्दीन बलबन ही था। और सिजदा और पोबोस ये प्रथा शुरुआत किसने की? बलबन ने ही की है भारत में। सिजदा मतलब सिर झुका के जो किया जाता है, आदाब किया जाता है। इसके अलावा पेबोज, पेट के बल लेट कर जो आदाब करते हैं सुल्तान को, ये वो थी। ठीक है, गुप्तचर विभाग शुरुआत की इसने। इसका गुप्तचर विभाग का नाम था बरीदे मुमलिकात। इसके अलावा गुण मुक्तेश्वर की मस्जिद है बच्चों यूपी में। इसकी दीवारों पर लिखा हुआ है, एक शिलालेख लिखा हुआ है कि इसने अपने आप को खलीफा का सहायक बताया है। तो गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक बताया है। ये हमको कहाँ से पता लगता है? गुण मुक्तेश्वर की मस्जिद है उत्तर प्रदेश में, उसकी दीवारों पर लिखा हुआ है। बलबन ने दरबार में शराब को पाबंदी कर दी, नाच गाना बंद करवा दिया, हंसी मजाक भी बंद करवा दिया, जैसे औरंगजेब ने किया था। और 1285 ईस्वी में बलबन का जो बड़ा बेटा है शहजादा मोहम्मद मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है बच्चों। बलबन ने इसे शहीद आजम की उपाधि दी थी। 1287 ईस्वी में पुत्र वियोग के कारण ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो शहीद आजम की उपाधि किसको मिली थी? इसके बेटे मोहम्मद को, शहजादा मोहम्मद को। और इसका मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, ये इसका मकबरा है। इसके बाद आता है कैकुबाद, 1287 से 1290 तक। और कैकुबाद के बाद क्यूमर्स, इनके बारे में कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देख सकते हैं कि कैकुबाद कौन था। बलबन के जो पुत्र शहजादा मोहम्मद, जिसको मंगोलों
से युद्ध करते हुए मारा गया। तो बलबन चाहता था कि मेरे बाद इसका बेटा, मोहम्मद का बेटा कैखुसरो बने, लेकिन ये नहीं बनता, बुगरा खां का बेटा कैकुबाद बन जाता है। ठीक, तो चलिए अब आपका गुलाम वंश जो है वो होता है समाप्त। अब गुलाम वंश के बाद शुरुआत करेंगे बच्चों खिलजी वंश की। गुलाम वंश के बाद हम शुरुआत करेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश में 3 ही सुल्तानों के बारे में पढ़ना है, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, अलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी और मुबारक खिलजी। ठीक है, और खिलजी वंश जो चला 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला ये। तो सबसे पहले 1290 ईस्वी में सुल्तान बनता है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए ये आए कहाँ से थे। इनका नाम खिलजी इसलिए पड़ा क्योंकि ये खल्ज क्षेत्र के रहने वाले थे। अफ़गानिस्तान में ये खल्ज क्षेत्र पड़ता है। हालांकि इनके जो पूर्वज थे ना, वो आए तो थे मूल रूप से तुर्की के रहने वाले थे, लेकिन आकर अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में बस गए थे। ठीक है, और ये काम की तलाश में, जब दिल्ली सल्तनत ये चल रहा था तो ये काम की तलाश में आए थे। जब गुलाम वंश में इल्तुतमिश का राज हुआ करता था ना, ये इल्तुतमिश का, तो उस समय ये भारत में आए थे काम की तलाश में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इनको काम मिल गया, और जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी है, पहले इसका नाम मलिक फ़िरोज़ था, और ये और इसका भाई शहाबुद्दीन बलबन के टाइम पीरियड पर अपनी सेवा प्रारंभ कर दी इन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो मलिक फ़िरोज़ बलबन के समय में क्या था, सर-ए-जानदार था। मतलब ये बलबन के दरबार में एक ऐसी पोस्ट थी जो बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, उनका हेड, ठीक है, उनका अधिकारी। तो मलिक फ़िरोज़ अर्थात जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी है, ये बलबन के टाइम पीरियड पर सर-ए-जानदार बन गया था। उसके बाद इसको समाना का गवर्नर बना दिया गया। और जब कैकुबाद का टाइम पीरियड आता है तो कैकुबाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। कैकुबाद आपको पता ही है कि बलबन का बेटा ही था। कैकुबाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी और इसको बुलंदशहर, जो बरन था, बुलंदशहर का गवर्नर इसको बना दिया। उसके बाद आप जानते हैं कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है। कैकुबाद को लकवा मार जाता है। उसकी मृत्यु के बाद क्यूमर्स गद्दी पर बैठता है, तो क्यूमर्स का ये संरक्षक बनता है। मलिक फ़िरोज़ क्यूमर्स का संरक्षक बनता है। उसके बाद खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। क्यूमर्स की हत्या करने के बाद एक छोटा सा बेटा था, छोटा सा बच्चा था क्यूमर्स, उसकी हत्या करने के बाद मलिक फ़िरोज़ सुल्तान बन जाता है और एक नए वंश की शुरुआत करता है दिल्ली में, जिसे खिलजी वंश कहते हैं। गद्दी पर बैठता है तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठता है। 1290 से 1296 तक सुल्तान रहता है। 70 वर्ष की आयु का था तब जाकर ये सुल्तान बना था, और मुसलमानों के प्रति तो बहुत ही दयालु था, सबको माफ़ कर दिया करता था ये। शुरुआत के 1 वर्ष दिल्ली के पास एक किला है, किलोखरी महल दिल्ली के पास है, वहाँ से इसने शासन किया। वो इसके लिए सेफ जगह थी, क्योंकि उसको पता था कि इसने एक नए वंश की शुरुआत की है। जो तुर्क अमीर हैं वो इसके विद्रोही हैं, जो इसके अधिकारी हैं वो इसके विद्रोही हैं, तो हो सकता है कि विद्रोह हो जाए और मुझे मार डाला जाए। इसलिए 1 वर्ष तक जाके सारा मामला ठंडा पड़ जाए, इसने किलोखरी महल से शासन किया। और जो पुराने तुर्क अमीर थे, जो पुराने अधिकारी थे, उनको उनके पद पर ही बना रहने दिया। इसने कोई छेड़खानी नहीं की। इसको पता था कि अगर मैं बदलूंगा, अपने विश्वास पात्रों को लगाऊंगा, तो पुराने वाले विद्रोह कर देंगे। जैसे मलिक छज्जू का नाम आपने सुना होगा, ये बलबन का भतीजा था। ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था, तो कड़ा मानिकपुर का सूबेदार इसको रहने दिया। और दिल्ली का कोतवाल फ़खरुद्दीन था, इसको भी अपने पद पर रहने दिया। जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के पुत्रों के बारे में आप याद कर लीजिए, अरकाली खां, खाने खान और कद्र खां। इनका भी नाम आगे आएगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर। अब देखिए मलिक छज्जू का विद्रोह हो गया। ये कड़ा मानिकपुर देख रहे हैं, कड़ा मानिकपुर यहाँ का सूबेदार है ना, इसको लोगों ने चढ़ा दिया। लोगों ने बोला भैया देखो, बलबन के तुम भतीजे हो, पहले बलबन का राज हुआ करता था, तुम्हारे पूर्वजों का राज हुआ यहाँ पर,
अब नया वंश आ गया है दिल्ली पर, ऐसे कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो इसने विद्रोह कर दिया, मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्र अभी बताया मैंने अरकाली खां, इसने मलिक छज्जू को हरा दिया, उसको बंदी बना लिया गया। ठीक, लेकिन आप जानते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही दयालु किस्म का था, इसीलिए इसने मलिक छज्जू को छोड़ दिया और कड़ा मानिकपुर जो जगह थी यहाँ पर एक नया सूबेदार बना दिया। और किसको बनाया आप जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका भतीजा था और इसी को अपना इसने दामाद भी बना लिया था। ये भतीजा था, इसने अपना इसको दामाद भी बना लिया था, इसी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बना दिया। ठीक है, इसके अलावा जलालुद्दीन, ये सीदी मौला का नाम आपने सुना होगा, ईरान के धार्मिक फाकीर थे। सीदी मौला को इसने हाथियों से कुचलवा दिया था, हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी का षड्यंत्र, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। होता यह है कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी अभी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार है, आप जानते हैं, इसी ने बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था, ये बनना चाहता था सुल्तान, ये सुल्तान बनना चाहता था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर सुल्तान बनना चाहता था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस पर इतना भरोसा करता था कि इसने अपनी बेटी का भी विवाह इससे कर दिया था। ठीक है, तो 1293 की बात है, इसने मध्य प्रदेश में एक जगह है भीलसा, उसको लूट लिया। वो लूट लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब ये लूटा तो वहाँ के उस समय जो शासक थे, परमार वंश चल रहा था उस समय, परमार वंश वहाँ के राजवंश चल रहा था। भीलसा में जाकर इसको ये पता लगा कि देवगिरी, इधर महाराष्ट्र के पास एक जगह है देवगिरी, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा संपत्ति मिलेगी अगर वो वहाँ पर अटैक करे। देवगिरी पर अगर अटैक किया जाए इसको बहुत धन मिलेगा, इसने ये सोचा। ठीक है, तो इसने अटैक भी कर दिया। 1296 में देवगिरी पर इसने अटैक कर दिया। मात्र 8000 घुड़सवार लेकर गया था, सफल भी हो गया था। देवगिरी उस समय यादवों का राज था, यादव साम्राज्य था, और इनके साम्राज्य की देवगिरी राजधानी थी। और कौन से यादव शासक थे? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव वहाँ के शासक थे। ठीक है, और जब इसने अटैक किया उस समय जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका चाचा, उसको अभी कुछ पता ही नहीं, वो ग्वालियर में है, और ये लूटपाट लेकर बहुत सारा धन लूटपाट करके चला आ गया। जब बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता लगती है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पूछता है अलाउद्दीन खिलजी से पत्र के माध्यम से कि क्या किया, तो कोई जवाब नहीं देता। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खुद चलता है कड़ा मानिकपुर, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी है, इसको मिलने के लिए जाता है। और यहीं पर जलालुद्दीन जब आता है तो अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, और 1296 ईस्वी में अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। तो अब शासक बन गया है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 ईस्वी तक ये शासन करेगा अलाउद्दीन खिलजी। अब पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से 1316 ईस्वी तक ये शासक रहता है। तो अपने चाचा को इसने मार दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तब जाकर ये सुल्तान बनता है। तो इसके चाचा का नाम जलालुद्दीन खिलजी है, इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी है। इसका जो मूल नाम था अली गुरशप था, अली गुरशप इसका मूल नाम था। इसने उपाधि ग्रहण की थी, कुछ उपाधियाँ इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। सिकंदर सानी अपने आप को इसने उपाधि दी थी। नासिर अमीर उल मोमीन की उपाधि इसने ग्रहण की थी। युग का विजेता और जनता का चरवाहा, ये उपाधियाँ इसको अमीर खुसरो ने दी थी। ठीक है, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है, तूतिए हिंद कहा जाता है। ठीक है, सितार और तबला
का जो आविष्कार का श्रेय जो जाता है वो अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। जब गद्दी पर बैठा तो देख लीजिए भारत की हालत क्या थी। ये दिल्ली सुल्तान का ये पूरा साम्राज्य है, यहाँ पर परमार वंश है, यादव वंश है, ठीक है, काकतीय वंश है, होयसेल वंश है, यहाँ पर ये पांड्य वंश है, ये सब साम्राज्य यहाँ पर हैं। तो 1296 ईस्वी में जब ये सूबेदार हुआ करता था कड़ा मानिकपुर का, तो 1206 ईस्वी में इसने देवगिरी पर अटैक किया था। ये देवगिरी पर अटैक किया था, आप जानते ही हैं, जब ये सुल्तान नहीं था, ठीक है, अपने बिना चाचा को बताए 1296 में देवगिरी पर अटैक किया था, बहुत लूटपाट की थी। उसी के बाद तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को इसने मार डाला। एक पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही, इसी से हमें ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। बर्नी की ये पुस्तक है, बर्नी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही। जलालुद्दीन के ये 3 पुत्र थे, आप जानते हैं, रुकनुद्दीन इब्राहिम, अरकाली खां, खाने खाना। इनका कोई नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि ये शासक बन ही नहीं पाए, शासक तो कोई और ही बन गया। अब राज्याभिषेक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया दिल्ली में। दिल्ली में बलबन का जो लाल महल था वहाँ पर इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। और ये दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को अलग रखा। इसने अपनी राजनीति में जो शासन कर रहा था उसमें धर्म को कभी नहीं जोड़ा, ठीक है, धर्म के नाम पर कट्टरता नहीं कर रहा था ये। अलाउद्दीन के ये 4 खान बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने इसके साम्राज्य विस्तार में इसका बहुत साथ दिया। उलुग खां, जफ़र खां, युग का रुस्तम इसको उपाधि दी गई है, नुसरत खां, अल्प खां, ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसके साम्राज्य विस्तार में इसका बहुत साथ दिया, ठीक है। एक आगे आएगा मलिक काफूर, एक हिजड़ा था जिसको गुजरात से ख़रीदा था 1000 दिनार में इस अलाउद्दीन खिलजी ने। मलिक काफूर वो भी बहुत इसका लाभ देता है इसको, बहुत सारे अभियानों में मलिक काफूर को भी ये भेजता है, ठीक है। तो ये 4 खानों का नाम याद रखिए। अभी जब ये सैनिक अभियान में बताऊंगा जो इसके द्वारा अभियान कराए गए, उनमें इनको भेजा जाएगा। खिलजी के सैन्य अभियान, उत्तर भारत में अभियान, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के तो सब महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत में गुजरात पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण है, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, ये 4 आप पढ़ लीजिए, बाकी इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये दक्षिण में सभी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बच्चों गुजरात विजय 1299 ईस्वी में, शासक बनता है 1296 में। 1299 में ये गुजरात है ना, गुजरात में ये विजय अभियान भिजवाता है। विजय हो गई थी इसकी, इसलिए मैं कह रहा हूँ विजय अभियान। तो वहाँ पे जो शासक थे वघेल वंश के शासक थे कर्णदेव द्वितीय। इनको एक और नाम से पुकारा जाता है रायकर्ण वाघेल, रायकर्ण वाघेल नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी पत्नी थी कमला देवी, इनकी पत्नी थी कमला देवी और पुत्री थी देवल देवी। कमला देवी बहुत सुंदर थी और जब इस पर अटैक होता है गुजरात पर, तो कमला देवी को यहाँ से कैद करके ये लोग ले जाते हैं, ठीक है। इस अभियान में किसको भेजा था? गुजरात अभियान में उलुग खां को भेजा था, नुसरत खां को भेजा था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखेंगे। सोमनाथ, जो यहाँ पे सोमनाथ गुजरात में है, जहाँ पे मंदिर था, तो वहाँ भी बहुत लूटपाट होती है। उसके अलावा कमला देवी को ये लोग बंदी बनाकर दिल्ली ले जाते हैं और मलिक काफूर को यहीं से ख़रीदा गया था। 1000 दिनार में मलिक काफूर को यहीं से ख़रीदा गया था। ये एक हिजड़ा था। तो ये गुजरात में विजय हो जाती है। अब इसके बाद रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी में। रणथंबोर का किला देख रहे हैं, इसको जीतना बहुत मुश्किल था। तो रणथंबोर में जो चौहान शासक हमीर देव वहाँ के शासक थे, और उलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में ये भी अभियान भेजा गया, लेकिन यहाँ नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद आता है, अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है और पूरे
जो ये आपका रणथंभौर ये किला था इसको घेर लेता है, और जो खाने पीने की सामग्री अंदर बाहर नहीं आ पाती है, इस कारण से युद्ध होता है और इसमें हमीर देव की मृत्यु हो जाती है। तो हमीर देव की मृत्यु के बाद यहाँ की जो औरतें थी उन्होंने जौहर कर लिया था, सभी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था, मतलब अपने आप को जिंदा आग में जला दिया था। तो जौहर का पहला साक्ष्य हमको यहीं मिलता है, जो राजपूत महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता था उसका साक्ष्य हमको यहाँ मिला था, पहला वाला। ठीक है। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन के साथ यहाँ गया था। तो अमीर खुसरो ने कहा है कि यहाँ पर बहुत सारी लूटपाट और बहुत सारी महिलाओं ने जौहर किया था। तो ये रणथंभौर विजय हो गई। अब चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में। चित्तौड़ में यहाँ राजपूत जो शासक है रत्न सिंह थे, गुहिला वंश से संबंधित थे ये, और चित्तौड़ जो है मेवाड़ की राजधानी थी, मेवाड़ साम्राज्य जो था इसकी राजधानी थी चित्तौड़। ठीक। और राजा रत्न सिंह की यहाँ मृत्यु हो जाती है। इनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी, बहुत सुंदर पत्नी थी, लेकिन इन्होंने भी देखा कि जब जो ये खिलजी शासकों ने हमला कर दिया है तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत सारी स्त्रियों के साथ सामूहिक रूप से इन्होंने भी जौहर कर लिया था। और यहाँ पर खिलजी ने बहुत सारे राजपूतों का कत्ल कर दिया था। बताया जाता है कि 30,000 राजपूतों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है। और चित्तौड़ का किला इसने अपने बेटे को दे दिया। इसके बेटे का नाम था खिज्र खां। इसके बेटे का नाम खिज्र खां था, अलाउद्दीन खिलजी के। तो इसलिए इसने यहाँ का नाम भी बदल दिया, खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया था। तो चित्तौड़ विजय इस प्रकार से हो गई। उसके बाद मालवा विजय। मालवा में परमार वंश के राजा थे महलक देव थे, उनसे जीत लिया मालवा। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया, आइन उल मुल्क मुल्तानी। इसी को यहाँ का शासक बना दिया था। ठीक है, यहाँ सूबेदार बना दिया था। तो ये मालवा जीत लिया। अब इसके बाद आपको पढ़ना है दक्षिण भारत के अभियान। ये दो आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो दक्षिण भारत अभियान हम देखते हैं। दक्षिण भारत अभियान, देवगिरी। दक्षिण भारत में सबसे पहले देवगिरी। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो देवगिरी पर 3 बार अटैक हुआ। एक तो 1296 ईस्वी में जब ये सुल्तान नहीं था, फिर 1307 में, उसके बाद 1311 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1313 ईस्वी में, 1313 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ के शासक, अब 1307 वाला मैं बात बता रहा हूँ। यहाँ के शासक रामचंद्र यादव थे, यादव वंश से संबंधित थे। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया था। जो हिजड़ा मलिक काफूर था उसके नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया था। और रामचंद्र देव को दिल्ली लेकर चला गया मलिक। ठीक है। और सुल्तान ने रामचंद्र यादव को रायन की उपाधि से सम्मानित किया था। जब मलिक काफूर, ये जो वारंगल है, यहाँ वारंगल में काकतीय वंश के शासक थे और होयसेल वंश के शासक थे द्वार समुद्र में। जब इस अभियान पे मलिक काफूर गया था तो रामचंद्र ने सहायता की थी। ठीक है। और रामचंद्र की पुत्री जो जेठपल्ली थी, जेठपल्ली की शादी अलाउद्दीन खिलजी के साथ हो गई। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद देवल देवी का आपने नाम सुना होगा। देवल देवी का नाम आपने सुना होगा, जो गुजरात में जो कमला देवी को ये लोग उठा कर ले गए थे, कमला देवी की पुत्री थी देवल देवी। इसकी जो शादी है अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां के साथ हो जाती है। तो ये देवगिरी विजय होगी 1307 में। अब उसके बाद वारंगल अभियान बच्चों 1309 ईस्वी में। तो यहाँ के शासक काकतीय वंश के जो शासक थे प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया। तो इस अभियान में रामचंद्र देव जी ने मदद की थी। और जो प्रताप रुद्र देव था इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी मलिक काफूर की। सोने की मूर्ति दी थी मलिक काफूर को और कोहिनूर हीरा दिया था।
और अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो वारंगल भी अब इन्हीं के अधीन हो गया था। उसके बाद होयसेल, द्वार समुद्र जो जगह है वहाँ पर होयसेल साम्राज्य था। तो इसके जो शासक उस समय वीर बल्लाल तृतीय थे। मलिक काफूर के नेतृत्व में जब यहाँ पर अभियान भेजा गया, ठीक है, तो इस अभियान में रामचंद्र देव और प्रताप रुद्र जो यहाँ के शासक थे उन्होंने मलिक काफूर की मदद की थी। जब ये मलिक काफूर यहाँ पहुँचा तो उस समय यहाँ ये शासक वीर बल्लाल तृतीय नहीं थे, ये चले गए थे यहाँ पर पांड्य जो साम्राज्य था, पांड्य वंश है, वहाँ चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर दो भाइयों सुंदर पांड्य और वीर पांड्य के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। इसी कारण से वीर बल्लाल तृतीय यहाँ चले गए थे। जब इनको पता लगा कि मेरे साम्राज्य में मलिक काफूर ने हमला कर दिया है तो तुरंत ये वापस आते हैं, ठीक है, तुरंत ये वापस आते हैं। तो वीर बल्लाल तृतीय ने भी मुग़लों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो होयसेल भी इनके अधीन आ गया। अब उसके बाद पांड्य अभियान पे जाते हैं। 1311 ईस्वी में पांड्य अभियान पे वहाँ के शासक हैं वीर पांड्य। जो भाइयों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो रहा था ना, तो वीर पांड्य उसमें सफल होते हैं। वीर पांड्य के पास है पांड्य जो क्षेत्र है, पांड्य जो वंश है, वो साम्राज्य वीर पांड्य के पास है। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये अभियान भेजा जाता है। वीर बल्लाल भी साथ में जाते हैं। यहाँ बहुत लूटपाट करता है मलिक काफूर, लेकिन याद रखिए ये पांड्य राजवंश को अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया था, ठीक है। भले यहाँ पर बहुत सारी लूटपाट की थी, लेकिन अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाया था। तो ये पांड्य अभियान भी पूरा हो जाता है। उसके बाद देवगिरी पर आखिरी 1313 ईस्वी में अभियान होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रामचंद्र के जो पुत्र थे शंकर देव, उन्होंने अपने आप को फिर स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी कारण से देवगिरी अभियान भेजा जाता है मलिक काफूर के ही नेतृत्व में, और यहाँ पर शंकर देव को मार दिया जाता है और देवगिरी को परमानेंटली दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर बहुत सारे विद्रोह हुए। विद्रोह कौन कौन से हुए वो महत्वपूर्ण नहीं है, कारण जानना महत्वपूर्ण है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने समझा कि ये विद्रोह जो हो रहे हैं इनका कारण क्या है। सबसे पहला कारण सुल्तान को ये लगा कि सुल्तान को जनता की जो दैनिक कार्यों की जानकारी ही नहीं मिल रही है कि जनता क्या सोच रही है, दिन में क्या कर रही है। ये जानकारी अगर सुल्तान को मिले तो वो तुरंत एक्शन ले सकता है कि हाँ भैया मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो वो तुरंत एक्शन ले सकता है। और अमीर वर्ग जो हैं उनके पास इतना धन है कि उनको मतलब सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचने में बहुत आसानी हो जा रही है। और लोग शराब पीकर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। शराब पी लेते हैं तो 4 लोग मिल जाते हैं और सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं, तो विद्रोह होना शुरू हो जाता है। सूबेदार अथवा अमीर आपस में जो वैवाहिक संबंध बना लेते हैं ना, और इस मौके पर जब इकट्ठा होते हैं तो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। जो हम बड़े बड़े लोग हैं आपस में वैवाहिक संबंध बनाते हैं तो बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित भी करते हैं। जब वो इकट्ठा होते हैं पार्टी में तो सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। ये समझा अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह का कारण, तो उसने इनका समाधान भी निकाल दिया। उसने क्या किया कि गुप्तचर विभाग गठित कर दिया। मतलब गुप्तचर विभाग गठित कर दिया, इससे ये पता लग जाएगा इसको कि लोग क्या सोच रहे हैं, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है तो इसको पता लग जाता था। तो ये गुप्तचर लोग आके अलाउद्दीन खिलजी को बताते थे और ये एक्शन ले लेता था, ठीक है। तो गुप्तचर विभाग गठित हो गया। तो यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति हो गई, बरीद और मुंसिफ की नियुक्ति हो गई, ठीक है। ये पद के नाम है, पोस्ट के नाम है, मुंसिफ और बरीद। इस विभाग का जो मुखिया होता था उसे बरीदे मुमालिक कहा जाता था। इसके अलावा धनी व्यक्ति जो थे इनकी संपत्तियां छीन ली गई। अब वो पैसा कमाने में व्यस्त रहेंगे, अब वो काम करेंगे उसमें व्यस्त रहेंगे, तो षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे।
शराब जुआ ये सब बंद कर दिया, शराब पीकर लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। और जो वैवाहिक संबंध थे वो बिना सुल्तान की अनुमति के होंगे ही नहीं। तो ये कारण इसने समझे और इनका समाधान भी इसने कर दिया। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व सुधार, इसने बिचौलियों को समाप्त कर दिया बच्चों, बिचौलियों को इसने समाप्त कर दिया जो बीच वाले लोग थे। और भूमि पैमाइश करवाने के बाद भू राजस्व निर्धारित किया, पैमाइश करवाई, अब निर्धारित किया कि हाँ इतनी ज़मीन से इतना उपज हो सकती है तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। भू राजस्व को इसके टाइम पर खराज कहते थे। खराज, भू राजस्व जो टैक्स है इसको खराज कहा जाता था। उपज का आधा हिस्सा 50% लिया करते थे ये लोग, जितना उगेगा उसका 50% ये लेते थे। ठीक है। और भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए एक इसने राजस्व वसूली विभाग स्थापित किया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तकराज। और भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो पोस्ट थे, जो पद थे, जो अधिकारी थे, उनको आमिल, गुमाश्ते, मुतसरिफ ये कहा जाता था। ठीक। और वसूलियों का जो हिसाब किताब है वो पटवारी रखता था अपनी खाता बही में। अलाउद्दीन खिलजी के समय अन्य टैक्स, घर पर भी टैक्स होता था जिसे घरी कर कहा जाता था। चारागाह पर भी ये टैक्स लेता था जिसे चरी कर कहा जाता था। जजिया कर भी लेता था ये, गैर मुसलमानों से जजिया कर भी ये लेता था। धनी मुसलमानों से ये टैक्स लेता था जिसको ज़कात कहते हैं। और यह कर लूट के धन पर लिया जाता था। ये खम्स था ना, ये लूट के धन पर लिया जाता था। 4/5 हिस्सा सुल्तान का होता था, 1/5 हिस्सा उन लोगों का होता था जो लूट कर लाते थे। मतलब कोई पड़ोसी क्षेत्र में लूट के लिए भेजा गया है तो ये लूट पाट करके जितना भी हिस्सा लाए हैं उसका 4/5 हिस्सा सुल्तान का होता था और 1/5 हिस्सा वो लोग जो सैनिक थे आपस में बांट लेते थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया था, ये इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। अब बाजार व्यवस्था नियंत्रण का मतलब क्या है? पूरी बाजार को नियंत्रित कर लिया कि हाँ भैया ये सामान इतने में ही बिकेगा, ये सामान इतने में ही बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं बिक सकता। क्योंकि क्यों ऐसा किया था? ये बड़ी सेना रखना चाहता था और बड़ी सेना के लिए धन की ज़रूरत है, तो उतना धन नहीं था कि इतनी बड़ी सेना रख सके। इसी कारण से इसने बड़ी सेना तो रख ली, उनको थोड़ा थोड़ा सैलरी देता था, लेकिन ये उनके लिए निश्चित कर रखा था कि भैया जो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें खानी हैं, जो उनके लिए ज़रूरी है, वो उनको बहुत कम दामों में मिलेगी। अगर उनको कम दामों में बाज़ार में मिलेगी तो वो थोड़ी सैलरी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए इसने बाज़ार को नियंत्रित कर लिया था, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है। और इसके अलावा बर्नी ने कहा है कि हिंदू व्यापारी जो थे इनको दंड देने के लिए भी इसने बाज़ार को नियंत्रित कर लिया था, क्योंकि बाज़ार में दुकानदार अधिकतर हिंदू थे, तो उनको दंड देने के उद्देश्य से भी ऐसा किया था कि भैया आपको इतना सामान इतने का ही बेचना है। और बाज़ार व्यवस्था का जो जिक्र है बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में किया है, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में भी किया है। इसके अलावा अमीर खुसरो का कहना है कि प्रजा को राहत देने के उद्देश्य से इसने बाज़ार को कंट्रोल किया था, लेकिन मूल उद्देश्य जो है वस्तुओं के मूल्य को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मूल्य कंट्रोल रहेगा तो सैनिकों को कम दाम में चीज़ें मिलेंगी, तो वो अधिक सैलरी की डिमांड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी सेना रख सकता है। ठीक है। इसके वहाँ पर अलग अलग बाज़ार थे, एक अनाज का बाज़ार था, वस्त्रों का बाज़ार था, एक दास और घोड़ों का बाज़ार था। तो नाम से पता लग रहा कहाँ कहाँ क्या चीज़ मिल रही होगी। बाज़ार का रजिस्ट्रेशन करवाने वाला जो अधिकारी है शाहनाई मंडी कहा जाता था। और पारदर्शिता के लिए एक गुप्तचर था। ठीक है। एक मोहनियांत जासूस था जो बाज़ार में घूमा करते थे और वो दुकानों से चोरी चुप के सामान लिया करते थे, देखते थे चेक करने के लिए कहीं ये अधिक पैसे तो नहीं ले रहा है, तो अपने गुप्तचर और जासूस छोड़ रखे थे।
नजीर नापतोल का अधिकारी था। दीवाने रियासत व्यापार मंत्री हुआ करता था। ठीक है, ये बाजार व्यवस्था से संबंधित सबसे बड़ा पद था। कौन सा? दीवाने रियासत। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। सैनिकों को हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की। अब घोड़ों को दागने मतलब घोड़ों को निशान लगा देता था कि हाँ, जो सैलरी दी जाती थी वो घोड़ों के नाम पे ही सैलरी दी जाती थी। घुड़सवारों को घोड़ों के आधार पर सैलरी दी जाती थी। कहीं एक ही घोड़सवार को 2 बार सैलरी ना मिल रहे, तो इसलिए उसके घोड़े पर निशान हो जाता था। ठीक है, गरम गरम लोहे से दाग कर निशान बना दिया जाता था, ताकि एक घोड़े को एक ही बार, मतलब एक घुड़सवार को एक ही बार सैलरी मिले। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की, ताकि जो सैनिक हैं उनको भी 2 बार सैलरी ना मिले, एक ही बार मिले। इतनी बड़ी सेना है, तो देख सकते हैं इसके पास लगभग 4,75,000 सैनिक थे। ठीक है, और इसने एक स्थायी सेना गठित की थी। ऐसा नहीं कि जब युद्ध हो रहा तब सेना इकट्ठी कर रहा, नहीं, स्थायी सेना गठित की थी। और सैनिकों को नगद वेतन देने की जो शुरुआत है इसी ने प्रारंभ की। बहुत इम्पोर्टेंट बात, नगद वेतन, पैसे। पहले क्या हुआ करता था कि अनाज दिया करते थे, ठीक है, कुछ ज़मीनें दे दिया करते थे। सैनिकों को खुम्स 1/5वां हिस्सा मिलता था। मतलब जहाँ भी ये लूटपाट करने जाते थे तो वहाँ पे जो भी हिस्सा होता था 4/5 हिस्सा सुल्तान का होता था, और 1/5 हिस्से में सभी सैनिकों को बांट दिया जाता था। उसको खुम्स कहा जाता था। तो कुछ और तथ्य हैं। इसके दरबार में अमीर खुसरो, हसन देहलवी जैसे कवि रहते थे। अमीर खुसरो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये देखिए, अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद सभी दिल्ली में है और इसी ने बनवाई थी। अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद जो है इसी ने बनवाई थी। सब दिल्ली में है। ठीक। और अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी शासक बनता है, अगला सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के ये पुत्र हैं खिज्र खां, सादी खां, और इसके अलावा मुबारक शाह, और एक है शिहाबुद्दीन उमर। तो इन्हीं में है जो मुबारक शाह वो अगला शासक बनता है। तो मुबारक खिलजी जो है वो शासक बनता है। ठीक। तो आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने झैत्यपल्ली से शादी की थी ना, तो इन्हीं का पुत्र था मुबारक शाह खिलजी। तो चलिए मुबारक शाह खिलजी के बारे में देखते हैं। ये दिल्ली का ऐसा पहला सुल्तान हुआ है जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था बच्चों। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसने अपने आप को उपाधि दी थी खलीफातुल्लाह, खलीफातुल्लाह उपाधि दी थी। ये ऐसा व्यक्ति था जो कभी कभी नंगा ही आ जाता था दरबार में। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि मुबारक शाह खिलजी ऐसा शासक था कभी कभी नग्न अवस्था में आ जाता था दरबार में। मुबारक हसन को इसने खुसरो खां की उपाधि दी थी। मुबारक हसन को इसने खुसरो खां की उपाधि दी थी। खुसरो खां मूल रूप से बिरादू जाति का था बच्चों। जो खुसरो खां था मूल रूप से बिरादू जाति का था। खुसरो खां और हिमादतुल्लाह के साथ सुल्तान के शारीरिक संबंध थे, ऐसा बर्नी बताता है। ऐसा बर्नी का कहना है कि खुसरो खां जो मूल रूप से बिरादू जाति का था, और खुसरो खां उपाधि किसको दी थी? मुबारक हसन को। इसका और हिसामुद्दीन के साथ सुल्तान के शारीरिक संबंध थे। तो ये कहते हैं कि एक हिजरा था ये। अलाउद्दीन के द्वारा छीनी गई ज़मीन इसने लोगों को वापस कर दी। जो अलाउद्दीन ने ज़मीनें छीन ली थी, सबको गरीब कर दिया था ताकि उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच पाए, इसने वो सभी ज़मीनें वापस कर दी। और कई कैदियों को भी छोड़ दिया था, और सैनिकों की सैलरी बढ़ा दी। बाजार व्यवस्था जो है वो समाप्त कर दिया। जो इसके अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यवस्थाएं की थी उसका सब ये उल्टा करता गया।
ठीक है। और जो कठोर दंड व्यवस्था थी, टैक्स व्यवस्था थी, वो सब समाप्त कर दिया। तो बर्बादी तो होनी ही है, तो बर्बाद हो जाता है ये, ठीक है। इसके मुबारक शाह की हत्या खुसरो खां ने ही कर दी थी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या खुसरो खां ने कर दी। और खुसरो खां की हत्या किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। और गयासुद्दीन तुगलक ने एक नए वंश की शुरुआत की, तुगलक वंश। 1320 से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश रहता है बच्चों, ठीक है। तुगलक वंश चला 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। अब तुगलक वंश में जो प्रमुख शासक आपको पढ़ने हैं, शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक से, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद लास्ट में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। बाकी और किसी के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का एक और नाम था गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक का अन्य नाम क्या था? गाजी मलिक। शुरुआत में जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर ये मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। बाद में इसको दीपालपुर का गवर्नर बना दिया गया। जब इसने खुसरो खां की हत्या कर दी, खुसरो खां की हत्या की, उसके बाद 1320 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान के रूप में जाना गया। 1320 से 1325 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। तो इसके बारे में प्रमुख जानकारी, या तुगलक वंश के बारे में जो प्रमुख जानकारी का स्रोत है, जियाउद्दीन बर्नी की एक पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, वहाँ से मिलता है। इसके अलावा मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, अफ्रीका के मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर भारत आया था। इसने एक पुस्तक लिखी है रिहला। तो रिहला से हमें भी बहुत जानकारी मिलती है इस तुगलक वंश की, ठीक। अब गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पर मंगोलों ने बहुत बार आक्रमण किया। मंगोलों से परेशान थे बच्चों, दिल्ली सल्तनत में मंगोलों से बहुत परेशान थे। तो अमीर खुसरो का कहना है कि 18 बार मंगोलों ने आक्रमण किया, जबकि बर्नी का कहना है कि 20 बार आक्रमण किया। इब्न बतूता का कहना है कि 29 बार आक्रमण किया है गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड पर मंगोलों ने, ठीक है। मुल्तान में एक जामा मस्जिद है, वहाँ की दीवारों पर लिखा हुआ है कि 29 बार जो है आक्रमण किया और 29 बार इसने मंगोलों को हराया। उपाधि इसने ग्रहण की थी अल शहीद। ये उपाधि हमको कहाँ जानकारी मिलती है? मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के जो चलवाए थे ना, उनके पीछे ये उपाधि लिखी हुई थी अल शहीद। तो सुल्तान की माता जो थी वो हिंदू थी, इसकी जो माँ थी वो हिंदू थी। और दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नगर जो बसाया गया था, इसी ने बसाया था। दिल्ली के पास जो तुगलकाबाद नगर है, इसी ने बसाया। ये तुगलकाबाद नगर जो है इसी के द्वारा बसाया गया है, ठीक है। और इसका मकबरा भी तुगलकाबाद में ही है। ये इसका मकबरा है तुगलकाबाद में, गयासुद्दीन तुगलक का। अब देखिए, इसने वारंगल पर आक्रमण किया बच्चों। वारंगल पर आक्रमण करने के लिए, यहाँ वारंगल है जहाँ पे काकतीय वंश के राजा थे, काकतीय वंश। इसने अपने बेटे जोना खां को आक्रमण करने के लिए भेजा। जोना खां को उलूग खां भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जोना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम जोना खां था। पहला आक्रमण जो किया जाता है वो फेल हो जाता है, दूसरा आक्रमण सफल होता है। इसमें काकतीय वंश के जो राजा थे प्रतापरुद्र सेकंड, इनकी हत्या कर दी जाती है और काकतीय वंश को समाप्त कर दिया जाता है। कहानी बताऊं आपको, वारंगल की 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन के समय पर यहाँ आक्रमण हुआ था, तो काकतीय वंश ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन 8 साल के बाद 1318 ईस्वी में उन्होंने दोबारा से
जो टैक्स देना वो बंद कर दिया था। अधीनता स्वीकार करने का मतलब ये दिल्ली को टैक्स भेजा करते थे हर साल, तो कुछ साल के बाद इन्होंने बंद कर दिया। फिर मुबारक शाह खिलजी का टाइम पीरियड आया तो 1318 में आक्रमण हुआ, तो दोबारा से टैक्स देना शुरू कर दिया। लेकिन खिलजी वंश के समाप्त होते ही इन्होंने टैक्स वैक्स देना सब बंद कर दिया। इसी कारण से गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर हमला करवाया था और इस बार काकतीय वंश समाप्त ही हो गया। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। नोट कर लीजिएगा। ये बंगाल अभियान पे गया था बच्चों। बंगाल अभियान के दौरान वहाँ जीत हासिल करके जब वापस आ रहा था तब इसकी मृत्यु हो गई थी। 1324 ईस्वी में तुगलक, जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसने अपना ध्यान बंगाल की ओर घुमाया और वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था। उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये चला गया वहाँ पे और जीत हासिल कर ली। ठीक है, और जीत हासिल करके वहाँ पर अपना एक सूबेदार या कहा जाए जागीरदार नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त किया? नसरुद्दीन को नियुक्त किया। नसरुद्दीन को नियुक्त किया। अब जब ये वापस आ रहा था 1325 ईस्वी में, दिल्ली से कुछ ही दूरी पर इसका स्वागत करने के लिए लकड़ी का एक महल बनवाया गया था। लकड़ी का महल बनवाया गया था। जब ये उसमें गया, वो लकड़ी का महल ढह गया, तो उसके कारण दब कर इसकी भी मृत्यु हो जाती है और इसके बेटे राजकुमार महमूद खान की भी मृत्यु हो जाती है। इब्न बतूता ने ये दावा किया है कि ये एक साजिश थी, मोहम्मद बिन तुगलक की ये साजिश थी। इब्न बतूता ने ऐसा कहा है अपनी पुस्तक रेहला में। और एक और इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ मैं आपको। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, इनका नाम तो आप जानते हैं। अमीर खुसरो का नाम सुना है? अमीर खुसरो के ये गुरु थे। इनकी जो अनबन है वो गयासुद्दीन तुगलक से चल रही थी। पैसों के लेन देन के मामले में अनबन चल रही थी। तो ये लकड़ी के महल में जब रुके ये, तो इन्होंने संदेश भिजवा दिया गयासुद्दीन तुगलक ने कि मेरे दिल्ली आने से पहले पहले हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को वहाँ से भगा दो, मैं उसको देखना नहीं चाहता। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने भी मैसेज भिजवाया कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। तो सच में दिल्ली दूर ही रही गयासुद्दीन तुगलक के लिए। सच में दिल्ली दूर ही रही, कभी दिल्ली वो आ ही नहीं पाया 1325 के बाद, क्योंकि वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं इतिहासकार, मोहम्मद बिन तुगलक ने साजिश की थी। खैर कुछ भी हो, अब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 तक शासक रहता है। इसका मूल नाम जौना खां था या उलुग खां भी इसको कहते थे। दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसकी ये बदकिस्मती थी, जितना ये पढ़ा लिखा था उतनी ही जनता अनपढ़ थी। इसी कारण से ना जनता इसको समझ पाई और ना ये जनता को समझ पाया। ठीक है, तो इसीलिए लोग, जनता, आम जनता इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहती थी। इसको कहती थी ये तो पढ़ा लिखा मूर्ख है। ये इतना पढ़ा लिखा था कि खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, ये सब का ज्ञाता था। इसके अलावा भाषाएं भी इसको बहुत सारी आती थी। अरबी, फारसी भाषाओं का ये ज्ञाता था। पागल सन की पढ़ा लिखा मूर्ख इसको कहा जाता था आम जनता के द्वारा। इसी के टाइम पीरियड पर 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता ने ही रेहला पुस्तक लिखी है। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था बच्चों, मोरक्को से आया था। अफ्रीका के मोरक्को से ये भारत आया था इसी के टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम। रेहला नामक पुस्तक इसने लिखी है। और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया था। दिल्ली का काजी बना दिया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य जो हुआ है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर हुआ है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ये पूरा क्षेत्र देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, होयसेल को छोड़कर बाकी पूरा साम्राज्य इसके अधीन था। ठीक है, 1323। लेकिन उतनी जल्दी इसे छीन भी लिया गया, उतनी ही जल्दी इसे छीन भी लिया गया था। अब देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान
मोहम्मद बिन तुगलक ही था, लेकिन असफल रहा। और ऐसा प्रश्न पूछा जाए, वो सफल सुल्तान कौन था दिल्ली का पहला जिसने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये राजा की मृत्यु होने के बाद दोबारा से चालू हो गई थी। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का जब तक टाइम पीरियड था तब तक सती प्रथा पर बैन रहा। तो किसी प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप उसका जवाब दे देंगे। सती प्रथा से संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सती प्रथा का पहला साक्ष्य हमको कहाँ मिलता है कि हाँ पहली बार सती प्रथा हुई थी? ये साक्ष्य हमको कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख, ठीक है, गुप्त काल में ये एरण अभिलेख मिलता है हमको मध्य प्रदेश से। तो ये बताया जाता है ये अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और इसके अंतर्गत भोजराज नामक एक सेनापति थे, भानुगुप्त के भोजराज नामक एक सेनापति थे। इन्हीं की जब मृत्यु होती है, इन्हीं की वाइफ सती होती है, ऐसा इस अभिलेख में लिखा हुआ है। अब फाइनली सती प्रथा समाप्त कब हुई? 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब भारत का गवर्नर जनरल था तो इसके टाइम पीरियड पर सती प्रथा समाप्त हुई। इसके टाइम पीरियड पर बहुत विद्रोह हुए, 27 + 7, 27 विद्रोह उत्तर भारत में, 7 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। 5 महत्वपूर्ण निर्णय इसके जो थे जो असफल हो गए थे। राजधानी परिवर्तित करने का, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने का, दोआब में कर वृद्धि करने का, खुरासान अभियान, कराचील अभियान। इसी कारण से तो इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। लेकिन इसके जो निर्णय थे ना बच्चों, वो एकदम गजब के निर्णय थे। लेकिन इसकी किस्मत ख़राब थी कि फेल हो गए। समझाता हूँ कैसे। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित किया। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इधर दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में विद्रोह हो रहे थे और दक्षिण वाले क्षेत्र में विद्रोह हो रहे थे। इसी कारण से ये सोच रहा था कि मिडिल में मैं चला जाऊं तो इसके बाद दोनों को मैं संभाल लूँगा। तो ये इसकी सोच थी। तो दिल्ली से दौलताबाद ये जब ट्रांसफ़र हुए ये लोग, तो एक रोड बनवाया गया और पैदल सब चले गए। लेकिन रास्ते में बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब ज़्यादातर लोग मारे गए। लेकिन जब दौलताबाद गया तो अब उत्तर में विद्रोह होने लग गया बहुत ज़्यादा। इस कारण से इसको दोबारा अपना ये निर्णय चेंज करना पड़ा। दोबारा से ये दिल्ली आया तो बचे खुचे लोग वो भी मर गए। तो राजधानी परिवर्तित करना इसका ये निर्णय जो असफल रहा। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा, उस समय जो मुद्रा थी ये लोग चांदी और सोने की चल रही थी आमतौर पर, और चांदी की कमी उस समय आ गई थी और इसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करवा दी। सांकेतिक मुद्रा का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 2000 का नोट है, उसकी वैल्यू जब उसमें प्रिंटेड है तब तक 2000 है, ठीक है। अगर कागज़ के रूप में देखा जाए तो उसकी वैल्यू 2000 थोड़ी ना है, वो तो उसमें छपाई हुई है कि हाँ वो उसकी वैल्यू 2000 है। लेकिन अगर कागज़ के रूप में देखा जाए उसका वैल्यू थोड़ा ना है 2000। तो यहीं पे देखिए, जो इसने चांदी और सोने के सिक्के चलाए थे, जो उस पर वैल्यू लिखी थी वो हकीकत में वो जो मटेरियल था उसकी भी वैल्यू उतनी थी। मतलब अगर मैं सोने के सिक्के चला दूँ, सोने के सिक्के चला दूँ, उस पर 5000 रुपये लिखा हुआ है, तो उस पर 5000 लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू भी 5000 है। और जो सोने के सिक्के अगर सोने के रूप में बेचा जाए तब भी 5000 की बिकेगी। तो यहाँ पर चांदी की कमी होने के कारण इसने जो सस्ती धातु थी, तांबा, पीतल, कांसा, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग चीज़ें मानते हैं, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस ये याद रखिए जो सस्ती धातु थी वो मुद्रा इसने चलवा दी। उनकी वैल्यू से ज़्यादा थी, लेकिन अगर मुद्रा के रूप में देखा जाए, मतलब अगर वो मटेरियल के रूप में देखा जाए, धातु के रूप में देखा जाए, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं थी जो उसमें लिखा हुआ था। इसलिए लोगों ने क्या किया, उनके पास पीतल, कांसा और तांबा ये सब अवेलेबल था, घर पे ही उन्होंने टकसाल खोल दी। लोगों ने घर पे ही वो छापने लग गए। तो लोग क्या करते थे, उन सस्ते वाले जो मटेरियल हैं, सस्ते वाले धातु को देकर सोने चांदी वाले जो है अपने घर में रख लिया करते थे। तो इसलिए इसके राजकोष में जो सस्ती वाली
मुद्रा है वो बहुत सारी इकट्ठी हो गई। इसने जितना चलाया था ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा इसके पास इकट्ठा हो गई। तो फिर इसने ये निर्णय जो है वो रद्द करवाया और दोबारा से वापस करवाया सबको। तो इसमें जिसने पहले से छाप कर सोने चांदी के बदल लिए थे वो देने वाला था नहीं, तो इसका नुकसान बहुत हुआ। और इसके अलावा दोआब में कर वृद्धि कर दी इसने। दोआब एरिया, 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोआब होता है। तो ये सब सिंध वाला इलाका, ये जो सतलुज वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसने टैक्स में वृद्धि करवा दी। और उत्तर भारत में गंगा यमुना वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में टैक्स वृद्धि करवा दी। लेकिन जब इसने टैक्स वृद्धि करवाई उस समय अकाल पड़ गया और खेती हुई नहीं, और लोगों से टैक्स वसूलना इसने शुरू कर दिया। तो जब खेती हुई नहीं, लोग टैक्स कहाँ से देंगे? तो इसका ये भी निर्णय फेल हो गया, लोगों को बहुत परेशानी हुई। उसके बाद खुरासान अभियान, मध्य भारत में, गजनी के उस साइड मध्य भारत में ऐसी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ का कोई उत्तराधिकारी नहीं बन पा रहा था। तो इसने सोचा मैं लाभ उठाकर हमला करता हूँ। तो इसने खुरासान अभियान करने का सोचा। इसने सैनिकों को 1 साल पहले से ही सैलरी दे दी, 1 साल एडवांस सैलरी दे दी, ताकि लोग वहाँ खुशी खुशी जाएं, सैनिक वहाँ जाएं और इसका अभियान पास हो जाए। जब इसने सैलरी दे दी, उसके कुछ दिनों के बाद पता लगा कि भैया यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति गड़बड़ाई थी वो ठीक हो गई है। तो अब यहाँ पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई उत्तराधिकारी आ गया है, मजबूत उत्तराधिकारी आ गया था। तो ये खुरासान अभियान भी फेल हो गया। इसके पैसे नुकसान हो गए कि जो सैलरी दे रखी थी लोगों को। इसके अलावा उत्तराखंड के आसपास वाला क्षेत्र था, वहाँ पर कराचील अभियान इसने किया। तो वहाँ पे छोटे छोटे हिंदू शासक थे, उन पर इसने हमला करवाया। लेकिन पहाड़ी इलाका था, इसके जो सैनिक थे वहाँ के बारे में नहीं जानते थे, तो आसानी से बहुत लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई, इसका बहुत नुकसान हुआ। तो 5 निर्णय इसके जो हैं ये फेल हो गए। ठीक, कुछ अन्य तथ्य, हिंदू त्यौहार होली में भी भाग लेता था। हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेने वाला कौन सा सुल्तान था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कृषि विभाग की स्थापना की थी बच्चों इसने, जिसे दीवाने अमीर को ही कहा जाता था। जिन प्रभासूरी और राजशेखर में ये राजशेखर का इसने अपने दरबार में स्वागत किया था। ठीक है। और दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। और 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। आगे आप विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में बहुत बड़ा हिंदू साम्राज्य, हिंदू और एक मुस्लिम साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था। दोनों की नींव मोहम्मद बिन तुगलक के ही टाइम पीरियड पे हुई, क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर साम्राज्य बढ़ा भी और इसके टाइम पीरियड पर साम्राज्य छोटा भी होना शुरू हो गया। लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और 1347 में हसन गंगू नाम के एक व्यक्ति ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की बच्चों मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो बंदाइनी कहता है कि भैया, इसकी मृत्यु के बाद बंदाइनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अब इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है बच्चों। ये जौना खां का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था। इसके पिता का नाम मलिक रजब था। इसके पिता का नाम मलिक रजब। और माता जो थी भट्टी कुमारी, ये राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी। इसकी माता जो थी हिंदू थी। ठीक है। और दिल्ली का ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। 1376 ईस्वी में पहले ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। ठीक है। लेकिन इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसके टाइम पीरियड पर शांति वाला माहौल रहा, ना कोई मंगोल आक्रमण हुआ, ना ही अकाल पड़ा। सुन्नी मुसलमानों को इसने उच्च पदों पर बैठाया। इक्ता प्रथा को इसने वंशानुगत कर दिया। जो इक्ता प्रथा थी, जो ज़मीन किसी को जिम्मा दे दिया जाता था,
वहाँ का टैक्स टूक्स वसूल के वो सुल्तान को देता था। इक्ता प्रथा, इक्तेदारी जिसको कहा जाता था, ये वंशानुगत कर दिया। किसको मिल गई किसी व्यक्ति को वो ज़मीन, उसके बाद उसका बेटा भी इक्तेदार होगा, ये वंशानुगत कर दिया। समय को इसने खलीफा का नायब बताया, इसने अपने आप को खलीफा का नायब बताया। ठीक है। महल की दीवारों पर चित्रों को इसने हटा दिया। लोगों को धर्म परिवर्तन करने का लालच दिया, कि बोला कि मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। ठीक। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज, इनको इसने अपना संरक्षण प्रदान दिया, इसके दरबार में जगह दी। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है फतवा-ए-जहांदरी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही। फ़िरोज़ शाह की आत्मकथा है। फ़िरोज़ शाह ने अपनी एक पुस्तक लिखी है फुतुहात-ए-फ़िरोज़ शाही। इसकी आत्मकथा का नाम है फुतुहात-ए-फ़िरोज़ शाही। ठीक। और एक नोट कर लीजिएगा, अपनी आत्मकथा लिखने वाले मध्यकालीन भारत में जो मुख्य शासक हैं, फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं, बाबर हैं, जहांगीर हैं। ठीक है। बाबर ने बाबरनामा या तुजुके बाबरी, जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा, और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने फुतुहात-ए-फ़िरोज़ शाही लिखी है। राज्य के खर्च पर, सरकार के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान यही था। ठीक है। और ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं संस्कृत में, वो उनको फारसी भाषा में कन्वर्ट करवाया, फारसी भाषा से अनुवाद करवाया। और फ़िरोज़ शाह ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मुरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल का निर्माण किया इस फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। फ़िरोज़ शाह के द्वारा बसाए गए जो नगर हैं, फ़िरोज़पुर है पंजाब में, फ़तेहाबाद है, हिसार है, फ़िरोज़ाबाद है, दिल्ली में फ़िरोज़ शाह कोटला है, और जौनपुर, ये सब फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। जौनपुर तो सबसे महत्वपूर्ण है। जौनपुर इसने अपने भाई जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था ना, इसी के याद में जौनपुर बसाया था। ठीक है। 1359 ईस्वी में। लेकिन 1394 में मलिक सरवर ने जौनपुर में एक नया साम्राज्य स्थापित किया, जिसे शर्की साम्राज्य आप कहते हैं। अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा हुआ 1408 ईस्वी में। अटाला मस्जिद वहाँ की बहुत फेमस मस्जिद है, ये अटाला मस्जिद है। फ़िरोज़ शाह ने अशोक के पाषाण स्तंभ अभिलेखों को टोपरा और मेरठ से दिल्ली मंगवाया। जो फ़िरोज़ शाह था, इसने अशोक के जो स्तंभ लेख थे, जो टोपरा में थे और मेरठ में थे, उनको दिल्ली मंगवाया इसने। इन अभिलेखों को इसने दिल्ली मंगवा लिया। और सबसे अधिक नहरों का निर्माण करने वाला जो सुल्तान है, फ़िरोज़ शाह तुगलक ही है। इसने सिंचाई पर कर लगा दिया, सिंचाई कर, जिसे हक़-ए-शर्ब कहा जाता था। ठीक है। गरीबों के लिए इसने अस्पताल खुलाए, जिसे दारुल शिफा कहा गया है। गरीबों को दान करने के लिए, दान देने के लिए इसने एक अलग से विभाग ही बना दिया, दीवाने खैरात। और गुलामों के लिए एक अलग विभाग इसने बनाया, दीवाने बंदगान। सबसे अधिक गुलाम इसी के टाइम पीरियड पर थे, 1,80,000 गुलाम इसके टाइम पीरियड पर थे। और जौनपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में। ठीक है। 1388। फ़िरोज़ शाह के अभियान बंगाल अभियान, जाजनगर अभियान, नगरकोट अभियान है, तो इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद देखिए, आपको पढ़ना है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। ये पूरा फैमिली स्ट्रक्चर है। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक बना। गयासुद्दीन तुगलक के बाद इसका जो चचेरा, गयासुद्दीन के तुगलक के बाद इसका जो बेटा था वो बन गया। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका जो चचेरा भाई था फ़िरोज़ शाह तुगलक, वो गद्दी पर बैठ जाता है। अब इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद इसका जो पोता था, अर्थात फ़तेह खां का जो पुत्र था तुगलक खां, ये गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। और आखिरी में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ये गद्दी पर बैठता है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, ये गद्दी पर बैठता है। और ये आपको इसलिए याद करना है, इसके बारे में एक ही फैक्ट याद करना है कि इसके टाइम पीरियड पर 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है, बहुत खतरनाक। चंगेज खां जैसे
था खतरनाक, वैसे ये भी तैमूर भी आक्रमण का भी ये भी तैमूर का भी आक्रमण बहुत खतरनाक था। जब ये आक्रमण इसने किया और वापस गया, तैमूर आक्रमण करके लूटपाट करके वापस गया, तो एक एक महीना लोग डर के मारे बाहर ही नहीं निकले थे और दिल्ली की सड़कों पर लाशें ही लाशें थीं। इतना खतरनाक इसका आक्रमण था 1398 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का सुल्तान यही था। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो ये देख लीजिए, समरकंद से आया था, इस रास्ते से आया था और लूटपाट करके इस रास्ते से ये गया था तैमूर लंग। इसके बाद बच्चों आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ये छोटे छोटे हैं। सैयद वंश शुरुआत होती है खिज्र खां से। खिज्र खां, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह के बाद मुबारक शाह के भाई का लड़का जो मोहम्मद शाह था वो गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह के बाद। और इसके बाद आखिरी में आलम शाह गद्दी पर बैठता है। इनके बारे में एक एक दो दो फैक्ट आपको याद करने हैं, वो समझ लीजिए। सबसे पहले खिज्र खां के बारे में संस्थापक हैं, अपने आप को पैगंबर का वंश मानता था ये खिज्र खां। तैमूर की सहायता इसने की थी। जब तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था, तैमूर की इसने सहायता की थी, तो उसी की सहायता से ये खिज्र खां समझ लीजिए दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, तैमूर जब वापस जा रहा था तो उसने मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का शासक किसको बना दिया था? खिज्र खां को बना दिया था। और इसकी उपाधि है रैयत आला। रैयत आला उपाधि है। 20 मई 1421 ईस्वी में इसकी बच्चों मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका जो है इसका जो बेटा है मुबारक शाह, वो गद्दी पर बैठता है 1421 से 1434। ये अपने आप को सुल्तान घोषित करता है और 1433 ईस्वी में मुबारकाबाद, हरियाणा में है, नगर की स्थापना करता है। अपने ही नाम से मुबारकाबाद नगर की ये स्थापना करता है। ठीक है, इसके दरबार में बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहते थे। इनकी एक पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही सरहिंदी की। इसके वजीर सरवर उल मुल्क ने 1434 ईस्वी में बच्चों इसकी हत्या कर दी। अब इसकी हत्या जब हो गई तो इसके बाद गद्दी पर बैठा मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। और जो मोहम्मद शाह था ये मुबारक शाह का भतीजा था। ये मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था। इसके समय में बहलोल लोदी को सरहिंद का सूबेदार बनाया गया और यही बहलोल लोदी आलम शाह की हत्या करने के बाद एक नए वंश की शुरुआत करने वाला है। और बहलोल लोदी को उपाधि दी गई थी खाने खाना की। और बहलोल लोदी ने 1443 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा, वो बच गया। ठीक है, बहलोल लोदी ने आक्रमण जो किया था वो असफल रहा, तो सैयद वंश अभी भी चल ही रहा है। इसने मरने से पहले अपने पुत्र को बदायूं से बुलाया और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसका जो पुत्र आलम शाह था बदायूं में था, इसको बुलाया, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब आलम शाह ये इस वंश का अंतिम शासक था। 1448 में सुल्तान की गद्दी इसने त्याग दी और वापस बदायूं चला गया। ठीक है, और 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली और 1476 में आलम शाह की मृत्यु हो जाती है। तो अब है लोदी वंश। तो लोदी वंश में जो शुरुआत होती है बहलोल खां लोदी से। ये अफ़गानी थे। इससे पहले वाले 4 वंश तुर्की थे, ये अफ़गानी थे। तो 3 शासकों के बारे में यहाँ पढ़ना है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। तो चलिए पढ़ते हैं। बहलोल लोदी संस्थापक है। उपाधि इसने ग्रहण की थी बहलोल शाह गाजी की 1451 में गद्दी पर बैठते ही। दिल्ली सल्तनत का ये पहला अफ़गान शासन था। इससे पहले सब तुर्की थे। इसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1394 से 1489 तक 1479 तक
यहाँ पर शर्की साम्राज्य रहा जौनपुर में, और उसके बाद इसने अपने टाइम पीरियड पर वहाँ पे शर्की साम्राज्य जब समाप्त हो गया इसने दिल्ली में मिला लिया। शर्की जो साम्राज्य था उसकी स्थापना, जौनपुर में जो शर्की साम्राज्य था उसकी स्थापना ख्वाजा जहाँ मलिक सरवर के द्वारा होती है, और शर्की वंश का अंतिम शासक जो है हुसैन शाह है। ठीक, और अपने नाम के इसने बहलोली सिक्के चलवाए, बहलोल लोदी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। और दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान ये बहलोल लोदी ही है, 1451 से 1489 तक। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे खाना खाना की उपाधि दी थी, पहले ही बता दिया, और 1489 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक बनता है बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ सुल्तान सिकंदर लोदी ही था। 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा भारत आया था ना, कालीकट या कोझिकोड तट पर, तो ये इसी के टाइम पर पीरियड पर आया था, इसी का टाइम चल रहा था दिल्ली में, तब वो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। और आगरा शहर की स्थापना भी इसके द्वारा हुई है 1504 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी आगरा को बना लिया 1506 ईस्वी में। इसने एक पैमाना, भूमि को नापने के लिए एक पैमाना स्टार्ट करवाया, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। और ये कविताएं भी लिखा करता था। उन कविताओं में अपना नाम सिकंदर लोदी नहीं लिखा करता था, उन कविताओं में अपना नाम ये गुलरुखी लिखा करता था। ठीक है, एक आयुर्वेद ग्रंथ था, उसको फ़ारसी में इसने अनुवाद करवाया और जिसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी। ग्वालियर के किले पर इसने 5 बार आक्रमण किया, लेकिन राजा मानसिंह को हरा नहीं पाया कभी। ये भी एक फैक्ट है। राजा मानसिंह ग्वालियर के किले के राजा थे, उनको ये हरा नहीं पाया था। ये ग्वालियर का किला इतना ख़तरनाक था कि हरा नहीं पाया। इसने भी कुतुब मीनार की मुरम्मत करवाई। और सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद आखिरी शासक आता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और इसको भी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इसका और बाबर का युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मर जाता है, और ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ है जो रणभूमि में मारा गया है। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत हो जाता है समाप्त। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत होती है, मुग़ल वंश। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत मैंने पढ़ा दिया। अब इसके बाद मैं आपको विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पढ़ाऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया। ये सभी फैक्ट आप याद करके चले जाइए। याद करने का आसान तरीका यही है कि श्री एजुकेशन ऐप पर क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, वो लेकर स्टोर सेक्शन में अवेलेबल हैं, वो लेकर ये वीडियो पढ़कर 3-4 बार 5-6 बार रिवीजन कर डालिए, तैयार हो जाएगा आपका। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।